हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग साइंस पेपर की जो थ्योरी बताई गई थी उसकी हम लोग टेस्ट पेपर लगाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। आज की करते हैं साइंस सेशंस की स्टार्ट। पहली क्वेश्चंस आपके पास है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो आप देखिए ऑप्शंस में है 6 ऑप्शन नंबर एप्पल 6.023 इंटू 10⁻22 और ऑप्शन नंबर बॉल 6.023 इंटू 10⁻23। अब बताइए इसमें कौन सी ऑप्शन सही है। आप मेरे साथ टेस्ट पेपर के लगाने को प्रयास करते हैं, अगर सीखते हैं तो ये आपकी काबिलियत होगी। चलिए ऑप्शन नंबर 1 का क्वेश्चन दिया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा, जो आपके पास 6.023 इंटू 10⁻, कितना होता है 23। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे बाबू, ऑप्शन नंबर बॉल। ऑप्शन नंबर बॉल सही है इसकी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो एम्पियर है, तो ये धारा की आपकी यूनिट है। प्रकाश वर्ष से दूरी की है और पार्सेक भी दूरी का है, तो प्रकाश वर्ष से बड़ा जो आपके पास यूनिट होता है वह है पार्सेक। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एप्पल। यानी कि दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो पार्सेक। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होती है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होती है बाबू, तो 9.46 इंटू 10⁻, कितना होता है 15। यानी कि 9.46 इंटू 10⁻, कितना 15 मीटर। ये सब एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा बाबू। आइए, 1 लीटर में कितने गैलन के बराबर होता है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, जो ऑप्शन नंबर एप्पल सही है। यानी कि 0.2642 2642। आप इसको देख सकते हैं 0.2642। 1 लीटर में कितना गैलन होता है, तो 0.2642, यही आपकी आंसर हो जाएगी। एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है, तो देखिए फर्मी आपको एक चार्ट बताया गया था। एक फर्मी यानी कि फर्मी को आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बाबू इसमें बॉल 10⁻, कितना होता है -15 मीटर। यानी कि एक फर्मी बराबर कितना होता है 10⁻, -15 मीटर। लॉगरिथम का आविष्कारक कौन से हैं, तो लॉगरिथम का आविष्कारक किसने किया था, तो लॉगरिथम का आविष्कारक किया था बाबू जॉन नेपेरियन ने। जॉन नेपियर इसको बाबू लॉगरिथम का आविष्कारक किए थे। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक मैक्स प्लांक ने किया था। मैक्स प्लांक ने, इसलिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैक्स प्लांक ने। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए बाबू हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। किसका, हाइग्रोमीटर का। इसलिए ऑप्शन नंबर बॉल सही है। एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम जो है ना वो आपको 10⁻⁻10 मीटर, आपको याद हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम कितने मीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और एक फर्मी तो 10⁻⁻15, ये आप देख सकते हैं। तो -15 होगा तो एक फर्मी हो जाएगा और -10 रहेगा तो एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, तो कक्षा की त्रिज्या, जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतनी आपकी वेग पर निर्भर करेगा। तो ये कक्षा की त्रिज्या पर, रेडियस पे आपको निर्भर करता है। घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा होती है, कौन सी संचित ऊर्जा होती है, तो आपको घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी क्या कहलाती है बाबू, तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आप याद रखिएगा, घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा काम आती है, कौन सी ऊर्जा बाबू शो करता है, कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड के संवेग को यदि 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सी। यानी कि आपके पास 125% बढ़ जाएगा। यानी कि संवेग को कितना बढ़ाया जाए, संवेग को यदि 50% बढ़ाते हैं तो बाबू संवेग यानी कि mv², तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है ना, तो 50% यदि संवेग को बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 125। चलिए
उसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग किस माध्यम में आपको उत्पन्न हो सकती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग किस माध्यम में उत्पन्न हो सकती है बाबू? ऑप्शन नंबर, तो ठोस, गैस, द्रव, तो सभी द्रव में, सभी माध्यम में ऑलरेडी अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है? तो अनुप्रस्थ तरंग के लिए ऑप्शन नंबर देखिए, अनुप्रस्थ तरंग केवल हवा में उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो लोहा, पानी और पारा में हो सकता है, लेकिन हवा में अनुप्रस्थ तरंग नहीं हो सकता है। यानी कि क्वेश्चंस में कह रहा है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है? तो हवा में। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस में। 15 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है क्या बाबू कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रत्यास्थानता गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रत्यास्था गुणांक। पनडुब्बी आधारित होती है। पनडुब्बी किस पर आधारित होती है? तो पनडुब्बी आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जानते हैं ना कि द्रव में आपको बड़ी के ऊपर, मतलब कि एक नियम है, उसी को जितने भी द्रव में सिस्टम आपके नियम चलते रहते हैं ना, तो वह नियम आपको आर्किमिडीज कहलाता है। तो पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ही ऑलरेडी तैर पाती है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा में आसान है, क्योंकि बताइए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होती है। क्यों आसान होती है? तो समुद्र का पानी का घनत्व जो होता है वह नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि वह नमक ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। तो समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है नदी के पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्र में आपको तैरना आसान होता है, समुद्र में नहीं डूब सकते हैं। उसके बाद है आपके पास तरंग अपश्रव्य कही जा सकती है जब उसकी आवृत्ति हो। देखिए अपश्रव्य का अर्थ होता है जिसको सुना नहीं जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर इसमें 20 हर्ट्ज से यदि कम रहता है तो उसको अपश्रव्य बोलते हैं। अश्रव्य किसे बोलते हैं? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच में। यदि 20,000 से अधिक रहेगा तो उसको बोलेंगे, 20,000 से अधिक रहेगा तो उसको बोलते हैं पराश्रव्य बोलते हैं। तो 3 क्राइटेरिया आपके पास यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का मान क्या होगा? तो भी ध्वनि का मान भी क्या होगा? आधा होगा। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंग हैं? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या होता है? सीधा होता है। यानी कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग कैसा होता है? तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग आपको विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। अब आते हैं बाबू, हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। फोटोग्राफी कैमरे में अभिदृश्यक लेंस होता है। देखिए अब फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है? अवतल होता है या उत्तल होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बॉल सही हो जाएगा, यानी कि उत्तल होता है। फोटोग्राफी कैमरे में अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? तो उत्तल। E=mc², यह किसने फार्मूला को प्रतिपादन किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उसके बाद थोरियम का नाभिक, थोरियम को नाभिक में बदला जा सकता है। थोरियम को नाभिक में किस प्रकार बदला जा सकता है? थोरियम को नाभिक में आपको प्लूटोनियम, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, यानी कि प्लूटोनियम में। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है किस में? तो प्लूटोनियम में। फ्यूज का पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज जो लगाते हैं हम लोग अपने घरों में, जो बिजली सप्लाई होती है, तो उसमें फ्यूज का जो तार होता है वह कैसा होना चाहिए? उसका गुण कैसा होना चाहिए? तो उसका गुण निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज आए तो वो जल्दी से गल जाए। तो उसको फ्यूज के पदार्थ का कैसा होना चाहिए? तो निम्न गलनांक होना चाहिए।
उसके बाद है क्वेश्चंस कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक आपको अवरक्त किरण की, सबसे अधिक किसकी होती है, तो अवरक्त किरण की। ऊर्जा का क्षय कम होता है, ऊर्जा का क्षय किस में कम होता है, तो आपको दिष्ट धारा में। ऊर्जा की क्षय कम कब होता है, किस में होता है, तो दिष्ट धारा में। उसके बाद बाबू क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो चुंबकीय प्रेरण पर। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण पर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो चुंबकीय प्रेरण पर। उसके बाद है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो आपको समानांतर श्रेणी में। किस में जोड़ी जाती है, समानांतर श्रेणी में। यानी कि जितने भी हमारे घरेलू लैंप जो होते हैं वो किस में जोड़ी जाती है, समानांतर श्रेणी में। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा सर्वाधिक किस गति से किस प्रक्रिया सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है ऊष्मा। तो आपको इस विकिरण की सहायता से, विकिरण विधि से आपको ऊष्मा का जो संचारण होता है वह तीव्र गति से होता है। न्यूनतम संभव ताप है, कितना न्यूनतम आपके पास संभव ताप है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रख लेंगे। यदि वायुमंडल न होती तो दिन का अवधि कैसा होती, दिन का अवधि क्या होता, तो दिन का अवधि कम होता या ज़्यादा होता। तो यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि आपके पास कम होती। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि कैसी होती, तो दिन का अवधि आपको कम होता। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है बाबू, तो कोरोना। इसको याद रखेंगे। यानी कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कोरोना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कहाँ से कहाँ जाए। यदि आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश कांच से वायु में जाए। यानी कि कांच से अगर वायु में जाता है तब सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो सूर्य के आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, कांच से वायु में। इस प्रकार हमने 36 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, 36 क्वेश्चंस को हम लोग लगाएं। फिर आप लोग इसके बाद फिर हम लोग टेस्ट पेपर लगाने का प्रयास करेंगे। जितने आपने फिजिक्स के क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव पे आपने 1 लाइन क्वेश्चंस को पढ़ा था, सभी उसकी क्वेश्चंस ही ऑलरेडी आप लोग को मिल रही हैं। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेटियाँ रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स।